In the previous class, we have studied about the literary sources and archival records of the medieval history. In today's class, we are going to study about the importance of geographical factor and the terms used to describe the Indian subcontinent. Importance of geographical factor. Geography is one of the most significant drivers of history. In the absence of the concept of a space, history would rather be incomplete and devoid of its vital substance. That is why history is often regarded both as the history of mankind and the history of the environment. Keeping this in mind, it is crucial to go back in time in order to understand the geography and environment of the regions that had influenced the history of India. The three major physiographical divisions that have played an important role in the history of Indian subcontinent are the Himalayan uplands, the Indo-Gangetic plains and Peninsula India. ज्योग्राफी जो है जो है जितने भी सिग्निफिकेंट ड्राइवर्स है हिस्ट्री के उनमें से एक है। अगर हम स्पेस के कॉन्सेप्ट को हटा दें तो जो हमारी हिस्ट्री है वो अधूरी रहेगी और उसका जो भी इम्पॉर्टेंट मैटर है वो भी एब्सेंट रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें ज्योग्राफी को इंक्लूड करना ज़रूरी है। इसीलिए हम हिस्ट्री को जो है मानव जाति का इतिहास और पर्यावरण के इतिहास के नाम से भी मतलब इस दोनों तरह से जो है इसको रिगार्ड किया गया जाना जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि हम टाइम में जो है वो वापस जाएं, जिससे कि हम अंडरस्टैंड कर सकें जो ज्योग्राफी है और इन्वायरमेंट है इंडिया का जो था जो रीजन था इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी के रिगार्डिंगली, तो उसमें उसने किस तरह से इन्फ्लुएंस किया था इंडिया की हिस्ट्री को। ठीक है, जो थ्री मेजर फिजियोग्राफिकल डिवीज़न थे इंडिया के उन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री है उसमें। और वो तीनों मेजर जो फिजियोग्राफिकल डिवीज़न थे उनके जो नाम थे वो हिमालयन अपलैंड, इंडो गैंगेटिक प्लेन और पेनिनसुलर इंडिया, ये तीनों थे जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडियन हिस्ट्री में। The Himalayan uplands consist of a chain of lofty mountains. Due to weathering and erosion, huge quantities of fertile alluvium are continuously carried down into the plain from these mountains. The three great perennial river systems, that is the Indus, the Ganga, and the Brahmaputra, are fed by Himalayan snows. अगर आप हिमालयन अपलैंड्स की बात करो तो ये जो एक लंबी चेन है बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की। ठीक है, वेदरिंग और इरोजन की वजह से क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में जो एल्यूवियम है, फर्टाइल एल्यूवियम है, वो कंटिन्यूसली जो है इन प्लेन से जो है प्लेन्स में आता है इन माउंटेन्स के थ्रू। ठीक है, जो तीन बड़ी जो पेरिनियल रिवर सिस्टम है जो साल भर रहती हैं, ठीक है, जैसे कि इंदस है, गंगा और ब्रह्मपुत्र है, ये जो इनको फेड किया जाता है हिमालयन स्नोज़ की हेल्प से। ठीक है, the alluvial plains of northern India appear on the map like a huge arc extending for about 3200 km from the mouth of the Indus to the mouth of the Ganga. The Harappan or Indus Valley civilization, one of the earliest civilizations in the world and the first in the subcontinent, flourished in the plains along the river Indus and its tributaries more than 4 millennia ago. Similarly, the Ganga plains have sustained and nurtured city life, state, society, and imperial rule from the first millennium. जो अलूवियल प्लेन्स है नॉर्दर्न इंडिया के वो अगर आप मैप पे बात करो तो वो एक बड़ी सी आर्क की तरह से शो होते हैं जो कि एक्सटेंडेड है 3200 किलोमीटर इंदस से लेकर के गंगा तक। जो हड़प्पन और इंदस वाली सिविलाइजेशन है जिन्हें हम जो है वर्ल्ड का अर्लीस्ट सिविलाइजेशन भी बोलते हैं और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे पहला सिविलाइजेशन है, ये कहाँ पे फ्लोरिस्ट हुआ था, एक्सपैंड हुआ था इन द प्लेन ऑफ रिवर इंदस, मतलब इंदस रिवर के अलॉन्ग हुआ था। उसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं अब से जो है 4 जो है मिलियन ईयर अगो, ठीक है, उसके पहले। उसी तरह से जो गंगा प्लेन है वो भी जो है सस्टेन्ड है और नर्चर किया था उसने सिटी लाइफ स्टेट सोसाइटी को। The northern plains and peninsular India are separated by a large intermediate zone called Central India, extending from Gujarat to western Odisha over a stretch of 1600 km. The Aravalli Hills in Rajasthan separate the Indus Plain from the peninsula. The intermediate zone is categorized by the presence of the Vindh and Satpura ranges and the Chota Nagpur Plateau covering portions of Bihar, Bengal and Odisha. This region can be subdivided into 4 sub-regions: the land of the Rajputs between Udaipur and Jaipur, the Malwa Plateau around Ujjain were popularly known as Avanti in ancient India, Vidarbha or the sub-regions around Nagpur and the Chhattisgarh plains in eastern Madhya Pradesh or Dakshin Kosla.
जो नॉर्दर्न प्लेन और पेनिनसुलर इंडिया, ये दोनों जो है एक बहुत ही बड़े इंटरमीडिएट जोन से सेपरेटेड है, जिनको हम सेंट्रल इंडिया बोलते हैं, जो कि जो है गुजरात से लेकर के वेस्टर्न उड़ीसा के बीच में जो है वो एक्सटेंडेड है, जिसकी डिस्टेंस जो है अराउंड 1600 किलोमीटर है। जो अरावली हिल्स है राजस्थान में, वो क्या करते हैं, वो इंडस प्लेन को जो है पेनिनसुला से सेपरेट करते हैं। जो इंटरमीडिएट जोन है, ठीक है, इसको कैरेक्टराइज किया था बाय द प्रेजेंस, जो प्रेजेंस थी विंध्य और सतपुरा रेंजेस की, और जो छोटा नागपुर प्लेटू है जो कि कवर करता है कुछ पोर्शन बिहार, बंगाल और उड़ीसा का। इस रीजन को हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं 4 सब रीजन में। पहला तो है लैंड ऑफ राजपूत, जो कि है बिटवीन उदयपुर एंड जयपुर। दूसरा है मालवा प्लेट्यू, जो कि उज्जैन के अराउंड है, जिसको पॉपुलरली जो है पहले टाइम में, एंशियंट टाइम में जो है अवंती के नाम से जाना जाता था। फिर तीसरा है विदर्भ और द सब रीजन, जो कि नागपुर के अराउंड है। और चौथा है छत्तीसगढ़ प्लेन, ईस्टर्न मध्य प्रदेश, या फिर जिसको हम दक्षिण कोसला के नाम से जानते थे। On the southern edge of central India begins the formation called Peninsula India. The rocky formation gently slopes from the west to east, and four major rivers flows into the Bay of Bengal. The four rivers Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri have produced alluvial plains and helped the creation of nuclear areas in the plains and deltas, enabling cultural growth to the sustained for prolonged periods through history. अगर हम साउदर्न एज की बात करें सेंट्रल इंडिया के, तो वहाँ से जो है पेनिनसुला इंडिया का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। जो रॉकी फॉर्मेशन है, ठीक है, वो जेंटली स्लोप डाउन हो जाता है वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक, और जो 4 मेजर रिवर हैं वो जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। ठीक है, ये जो चारों रिवर्स हैं वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं। ये एक अलुवियल प्लेन को प्रोड्यूस करती है, जिससे क्या होता है कि एक न्यूक्लियर एरिया का क्रिएशन होता है प्लेन्स में, और डेल्टास को प्रोड्यूस करती है, जिससे क्या होता है कल्चरल ग्रोथ जो है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक, अगर आप बात करो हिस्ट्री में, तो ज़्यादा लंबे टाइम तक जो है वो उसने कल्चरल ग्रोथ को जो है वो प्रमोट करती है, सस्टेन करके रखती है। ठीक है। The Narmada and Tapti, however, have westward flow and run into the Arabian Sea in Gujarat after running through the hilly central India. The Deccan Plateau is a well-known feature of the region. It extends from the Vindhyas in the north to the southern limits of Karnataka. The black soil in Maharashtra and in the adjoining parts of central India is especially rich. The soil yields good crops of cotton, millets, peanuts, and oilseed. It was this reason why the early farming cultures, Chalcolithic, in western and central India emerged here. नर्मदा और ताप्ती रिवर का जो है वो उनका एक वेस्टवर्ड फ्लो है। ठीक है, ये हिली सेंट्रल रीजन से जो है वो इंडिया से बहते हुए आती, हिली सेंट्रल इंडिया से बहते हुए आती हैं, और ये जाके जो है अरेबियन सी जो है गुजरात के पास वहाँ पे जाके मिल जाते हैं उससे। अगर आप वेल नोन फीचर की बात करो इस रीजन के, तो डेक्कन प्लेटो यहाँ का वेल नोन फीचर है, जो कि एक्सटेंडेड है विंध्यास, जो कि नॉर्थ में है, लेकर के साउथ में जो है कर्नाटका तक। जो ब्लैक सॉइल है महाराष्ट्र का, ठीक है, जो कि एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया में बहुत ही रिच है। ये जो सॉइल है, जो ब्लैक सॉइल है, बहुत ही अच्छा होता है कॉटन, मिलेट, पीनट और ऑयल सीड की क्रॉप के लिए। यही रीज़न है कि यहाँ पे जो है अर्लिंग फार्मिंग कल्चर जो है वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में स्टार्ट हो गया था बहुत पहले से ही। In the west, the plateau terminates with the Western Ghats, and in the east, its contours are marked by the Eastern Ghats. The Nilgiris and the Cardamom Hills are regarded as offshoots of the basic peninsular formation. वेस्ट में जो है प्लेटू टर्मिनेट हो जाता है वेस्टर्न घाट में, और ईस्ट में जो है ये ईस्टर्न घाट्स तक जाता है। ठीक है, जो नीलगिरी और कार्डमम हिल हैं, ठीक है, इनको कहा जाता है कि जो बेसिक पेनिनसुलर का फॉर्मेशन हुआ था इन्हीं की हेल्प से हुआ था। Like any other country of the world, the course of Indian history has largely been shaped by the geographical features of India. The Ganga Yamuna Doab, the Middle Ganga Valley, Malwa, Northern Deccan, Andhra, Kalinga, coastal Odisha, and the Tamil Plains are the major perennial nuclear regions which emerged as bases of power quite early. Smaller areas such as the Konkan, Kanhara, and Chhattisgarh have also made a mark. Some areas such as the Raichur Doab between the Krishna and Tungabhadra and Vengi between the Godavari and Krishna have been continuously contested for their agricultural resource potential. At most periods of its history, India, though a cultural unit, was torn by internecine wars, famine, flood, and plague killed millions of people. Inequality of birth was given religious sanction, and the lot of the humble was generally hard. This, however, was true for any part of the ancient world of the time. Judged in the time of Constance, the relations among the people or between the people and the state were fair enough and humane. वर्ल्ड की अदर कंट्रीज़ की तरह भी जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं इंडिया के, उन्होंने जो है इंडियन हिस्ट्री को शेप किया था। गंगा यमुना दोआब, मिडिल गंगा वैली, मालवा,
नॉर्दर्न डेक्कन, कलिंगा, कोस्टल उड़ीसा जिसको हम बोलते हैं, तमिल प्लेन्स, ये सारे जो है साल भर रहने वाले, मतलब जो हमेशा रहते हैं, मतलब साल भर रहते हैं, न्यूक्लियर रीजन्स है, जो कि जो है एक तरह से पावर की तरह से जो है पावर एज अ पावर, ठीक है, ये सारे इमर्ज्ड हुए थे। स्मॉल एरिया की अगर आप बात करो, जैसे कोंकण है, कनारा, छत्तीसगढ़, ये भी जो है इन्होंने, इनका भी कंट्रीब्यूशन है। कुछ एरियाज़ हैं जैसे कि रायचूर दोआब है, जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में है, और वेंगी जो कि गोदावरी और कृष्णा के बीच में है। ये जो है कॉन्टीन्यूसली जो है इनके लिए जो है जो है कॉन्टेस्ट किया गया इनको, इनके एग्रीकल्चरल रिसोर्स पोटेंशियल की वजह से। आप मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री के पीरियड्स की बात करो तो इंडिया का जो कल्चरल यूनिट था, वो जो इंटरनल वॉर था इसकी वजह से जो है वो टूटा था। सूखा, बाढ़ और प्लेग ने बहुत सारे लोगों की जानें ली थी, मिलियंस ऑफ पीपल की जानें ली थी। और इनइक्वालिटी की अगर आप बात करो, ये जो है रिलीजन ने ही इसकी स्वीकृति दी थी, इसका सैंक्शन किया था, और बहुत ज़्यादा जो है मतलब ऐसा नहीं था कि इनइक्वालिटी में आपको बहुत ज़्यादा जो है हम्बलनेस आपको देखने को मिल जाए, बहुत मुश्किल से मिलती थी। अगर हम टाइम के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो रिलेशन था लोगों का आपस में, और साथ ही साथ लोगों का और उनके स्टेट में जो है वो फेयर था, और मतलब ह्यूमन था, मीन्स काइंड इनफ था। Unlike Egypt, Mesopotamia, and Greece, however, the traditions of India have been preserved without a break to the present day. India and China have the oldest continuous cultural traditions in the world. इजिप्ट, मेसोपोटामिया और ग्रीस की तरह ही जो इंडिया का ट्रेडिशन है वो आज भी प्रिजर्व करके रखा गया है। और अगर आप बात करो वर्ल्ड के ओल्डेस्ट कंटिन्यूस कल्चरल ट्रेडिशंस की, तो इंडिया और चाइना के पास जो है वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट कल्चरल ट्रेडिशन है। Terms used to describe Indian subcontinent. Throughout its history, the Indian subcontinent has been known by varied names. During the ancient period, it was referred by such names as Bharatvarsha and Jambudvipa. Patanjali denoted the northern part as Aryavarta. The Zindu Avastha, the sacred book of Parsis, regarded India as the subcontinent as Sapta Sindhu, or the land of seven rivers. The ancient Greek referred to the Indians as Indoi, or the people of Indus. During the medieval period, the name that has gained popularity was Hindustan. आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करो, इसकी हिस्ट्री में जो है इसको बहुत सारे नामों से जाना गया है। एंशियंट पीरियड में इसे भारतवर्ष या जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। पतंजलि ने जो है इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट को जो है वो क्या नाम है, आर्यवर्ता या फिर लैंड ऑफ आर्यंस के नाम से जो है डिनोट किया था। जो पारसीज की सेक्रेड बुक है ज़ेंड अवस्था, उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जो है सप्त सिंधु या लैंड ऑफ सेवन रिवर्स के नाम से जो है डिस्क्राइब किया था। एंशियंट ग्रीक्स ने इंडियंस को जो है इंदोई या फिर पीपल ऑफ इंडस के नाम से जो है डिस्क्राइब किया था। और मिडीवल पीरियड में जिस नेम ने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की थी वो हिंदुस्तान था। On a physical map of India, you can notice that the river Indus or Sindhu and its five tributaries Ravi, Satluj, Beas, Chenab, and Jhelum form the western frontier of India. Sindhu was an ancient Aryan name which could not be pronounced correctly by people who invaded or visited India from northwest. Example: the Iranians, Afghans, Turks, Mughals, etc. In their language, the S became H, so they pronounced the river's name as Hindu. The name Hindustan, or the land of the river Hindu, came from the term Hindu only. It was from the river Sindhu, Indus, that the people living on the eastern side of the river came to be known as Hindus in medieval India. The term Hind and Hindustan were used in both Persian and Arabic languages after the Islamic conquests of 11th century. Thus, the rulers of Delhi Sultanate and the Mughals called their Indian empire by the name of Hindustan. The term came to be used for the region of India between the river Indus and Brahmaputra and the Himalayan and Vindhya mountain range. अगर आप इंडिया का फिजिकल मैप देखो तो आप उसमें देख सकते हो कि जो इंदस या सिंधु नदी है उसकी जो है 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, जो कि रावी, सतलज, बीस, चेनाब और झेलम है। ये जो है अगर आप बात करो पश्चिमी सरहद जो इंडिया का उसको बनाती हैं। सिंधु जो है एक पुराना आर्यन नेम है, जिसको जो है लोगों ने इसको विजिट किया नॉर्थ वेस्ट से इंडिया को या इन्वेड किया था, उन्होंने इसको करेक्टली प्रोनाउंस नहीं किया था। जैसे कि ईरानियन, अफगान, तुर्क, मुग़ल, ये सारे इनकी जो लैंग्वेज थी उसमें एस को जो है वो एच की तरह से लोग प्रोनाउंसिएट करते थे, तो उन्होंने जो है रिवर्स का नेम को सिंधु के बजाय जो है हिंदू बुलाना शुरू कर दिया। तो जो नाम था हिंदुस्तान या फिर जो लैंड ऑफ रिवर हिंदू था, ये जो टर्म हिंदू है उसी से आया है। और रिवर सिंधु जो थी
ठीक है, जिसको हम इंदस के नाम से भी जानते हैं। जो पीपल जो थे इंडियन ईस्टर्न साइड के उस रिवर के, उनको हम हिंदूज बुलाने लगे थे मिडिवल इंडिया में। जो टर्म हिंद या हिंदुस्तान है, ठीक है, ये जो है दोनों पर्सियन और अरेबिक लैंग्वेजेस में जो है इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट के बाद जो 11th सेंचुरी में यूज़ होने लगा था। सो जो दिल्ली सल्तनत और जो मुगल्स रूलर्स थे, उन्होंने क्या किया कि इस पूरे एम्पायर का ही नाम हिंदुस्तान रख दिया। ठीक है, और ये जो टर्म था वो यूज़ होने लगा था, ये कहाँ पे यूज़ होता था, जो रीजन था इंडिया का रिवर इंदस, ब्रह्मपुत्र और हिमालय और विंध्य माउंटेन रेंजेस के बीच में, इसको इसको बुलाने के लिए जो है वो यूज़ करते थे। जो हिंदुस्तान नेम था वो कंटिन्यूसली पॉपुलर था मिडिवल पीरियड में। ठीक है, लेकिन जो एरिया था जो है वो, मतलब अगर अगर आप बात करो एरिया वाइज, ठीक है, तो उसका नाम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट था, वैरी करता था। अर्ली मिडिवल पीरियड में क्या था कि इस नेम को जो जो नेम था, जो कि लैंड लाई करता था इंडस और उसकी 5 ब्रांचेस के बीच में, और लैंड बिटवीन द रिवर गंगा और यमुना, ठीक है, इसके बीच को जो है हिंदुस्तान बोलते थे। लेकिन लेट मिडिवल पीरियड में ये नाम जो था कि जिसको हम पूरा मॉडर्न इंडिया बोलते हैं, इसमें साउथ इंडिया को भी इंक्लूड कर लिया गया था। पूरे इंडिया को इंक्लूड करके इसको जो है हिंदुस्तान नाम दिया गया बाद में। That's it for today's class. Thank you.